स्वागत है सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम देखते हैं कि ओम का नियम ओम का नियम क्या होता है। तो पहले इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो क्या होती है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका विभवांतर का मान क्या होता है, वो हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, क्लियर। कि यदि यदि किसी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर विभवांतर भी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा आई धारा आई, ठीक है, प्रवाहित धारा आई हो तब तब ओम के नियम से तो ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा V अनुपाती I। ठीक है, अब जैसे हम अनुपाती हटाएंगे तो यहाँ हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या होगा, REI। ठीक है, तो R का मान क्या होगा, V/I। तो यही क्या है, यही हमारा क्या है, तो यही हमारा ओम का नियम है। ये क्या है, यही ओम का क्या है, नियम है। क्लियर। तो यही ओम का नियम, यानी कि हम कह सकते हैं इसके जैसे ग्राफ से कि एम्पियर और वोल्ट का के अनुपात का जो मान होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा है। और जो ओम के नियम में जो हमारा ग्राफ जो प्राप्त होता है वो एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होती है। इसको हम कह सकते हैं कि जो मतलब कि एम्पियर और वोल्ट का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है। यह फिर से कर लेते हैं रिविजन कि ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। ठीक है, यानी कि V अनुपाती I, और जब अनुपाती हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक क्या आ जाएगा, R। तो R का मान होगा V/I, जो R क्या है, तो R हमारा क्या है, R एक क्या है, नियतांक है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अनुमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ठीक है, ये भी 2-3 बार 2017, 18 में और 19 में ये ठीक है पूछा गया है। तो 2022 में इससे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं कि माना एक धातु के तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा धारा I प्रवाहित हो रही है, तब तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N तथा अनुगमन वेग Vd है। तब तो क्या होगा, ये हमारा I बराबर N E
AVD, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? ठीक है, ठीक है। जहाँ, ठीक है, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है, तथा ठीक है, तथा तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत आवेश की तीव्रता ई है तब। तो ये बराबर ई बराबर क्या हो, ई होता है ई बराबर बी अपन का एल। ठीक है, ई बराबर बी अपन का एल। ठीक है, तो इस क्षेत्र में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, तो बल हमारा क्या होगा, ये होगा F इक्वल टू ई, और ये हमारा कैपिटल ई। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैपिटल ए का मान हमने क्या, कैपिटल ए का मान निकाले थे बी अपन एल, तो इसमें हम कैपिटल ए का मान रख देंगे। तो ये होगा ए बराबर, ये होगा ई, ये होगा वी बटे का ये हमारा एल। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, F बटे का हमारा m होगा। ठीक है, अब F का मान हम इस समीकरण से रख देंगे, तो F ये हो जाएगा F बराबर, तो ये होगा E, ये V है ना, और ये M, और ये हमारा बटे का L हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बराबर ए बटे एम होता है, तो एफ का मान उठा के हमने यहाँ पर रख देंगे, तो क्या होगा ई बी बटे एम एल जाएगा, तो ए बराबर ई बी बटे एम इंटू एल होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बारंबार टकराते रहते हैं। तो किसी धन आयन से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का जो वेग है विद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। ठीक ना, यानी कि जब जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो धन आयन से टकराता है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उसका वेग क्या होता है, वो बढ़ने लगता है। तो यदि किसी क्षण माने कि यदि किसी समय विद्युत क्षेत्र ना हो तो इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग U1 होता है। तब विद्युत क्षेत्र, और उसके बाद जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित होती है तो उसका वेग बढ़कर U1 से AT1 हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ हमारा T1 होता है वो क्या है, जो T1 है वो हमारा दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो क्या है, वो समय अंतराल है। ठीक है, तो इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, वो हमारा होगा U2 या AT2 या U3 या AT3 होगा। क्लियर? तो इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, यानी कि जब n इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका जो औसत वेग होगा वो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, जो उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुवन वेग, उसका अनुवन वेग होगा। यानी कि जो सभी जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा वो अनुवन वेग के बराबर होगा। ठीक है, ठीक ना,
यानी जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होगा वही उसका क्या होगा, उसका अनुनाद वेग BD होगा। फिर से समझ लेते हैं कि जो तार के भीतर जो तार के भीतर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो धातु के जो उसके धन आयनों से जब बार बार टकराते हैं तो वो क्या होता है, वो टकराने के पश्चात, ठीक है, जो जब धन आयनों से टकराते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब वो विपरीत दिशा बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो मतलब कि हमने सब पढ़ा था, तो वो निगेटिव उसकी जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, और जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थित नहीं होती है, ठीक है, तब उस समय उसका जो उसका उसमें जो मान होता है वो E1 होता है। और जब से फिर जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाती है तो उसका वेग का मान बढ़ जाता है, तो होता है वो U1 और U1 और A टाउ 1 हो जाता है। तो जहाँ पर जो टाउ 1 है वो क्या है, वो जो दो टकरों के बीच का समय अंतराल है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के लिए तो हो जाएगा वो U2 AT2 ए टाउ 2 और तथा U3 और A टाउ 3। तो इसी प्रकार सर जो एन इलेक्ट्रॉनों जो जो हमारे मैंने और अनगिनत जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या, उसका अनुमान वेग BD होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो VD इजकल तो क्या लिख सकते हैं, VD इजकल टू लिख सकते हैं U1 प्लस का A टाउ 1, ठीक है, ब्रैकेट प्लस का U2 A टाउ 2, ठीक है, और डॉट 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 ये होगा, ये हमारा UN, ये होगा A टाउ N। क्लियर, बटे का ये हमारा N। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये वीडियो इक्वल टू U1 प्लस का U2 डॉट 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 UN बटे का N प्लस का, इसको ले सकते हैं हम क्या ले सकते हैं, मतलब कि अब इसको लेते हैं ये, मतलब इसमें से तो यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी है, तो A कम लेंगे, लिखेंगे टाउ 1 प्लस का टाउ 2, ठीक है, प्लस का टाउ 3 डॉट 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 टाउ N तक। ये T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 T5, ये TN तक, ये क्या होगा, ये हमारा होगा N। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, ये जो U1 प्लस का U2 और ये डॉट 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 UN ना, और जो बटे N का ये जो ऊष्मीय मान है, ये क्या होगा, ये हमारे जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, U1 U2 और UN बटे N, तो जो हमारा ये क्या, ये जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय इलेक्ट्रॉनों का जो औसत, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ये होगा औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, ये वेग शून्य, क्या होगा वेग, ये हमारा शून्य होता है। ठीक है, ये शून्य होता है, शून्य इसलिए होता है क्योंकि ये हमारा वेग तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जब उसमें क्या विद्युत अनुपस्थित होती है, यानी जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब ये जो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ये उसका औसत ऊष्मीय वेग होता है। ठीक है, और हमको कब लेना है, जब उसमें विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित होती है। तो ये हमारा ये होता है क्या, जो क्या होता है मतलब कि T1 प्लस का T2 डॉट 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 टी टाउ टाउ N ना बटे का N। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा टाउ के क्या होता है, ये टाउ के बराबर होता है। जो टाउ हमारा है ये क्या है, ये हमारा दो टक्करों के बीच का क्या है, ये हमारा दो टक्करों के बीच का समय अंतराल है। ठीक है, ये हमारा क्या है टाउ, ठीक है, ये टाउ मतलब कि ये टाउ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाउ वन है, ये क्या है, ये हमारा है टाउ टू। ठीक है, जो टाउ 1 और टाउ 2 डॉट डॉट टाउ N बटे N, ये हमारा ये टाउ के बराबर होगा। जो टाउ हमारा क्या है, ये दो टक्करों के बीच का, ये टक्करों दो टक्करों के बीच बीच का क्या है, बीच का समय अंतराल है। क्या है, समय अंतराल। इसका एक नंबर होता है, इससे हम क्या कहते हैं, इससे
इसे हम कहते हैं श्रांतिकाल। क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। ये इंपॉर्टेंट है, हमने पूछ लिया था श्रांतिकाल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सन टाइम। रिलैक्सन टाइम। रिलैक्सन टाइम यानी कि जब जब एक टक्कर होती है और जब दूसरी टक्कर होती है तो उन दोनों टक्करों के बीच का जो समय होता है वो हमारा होता है क्या? श्रांतिकाल। नहीं, ए टाउ वन टाउ टू डॉट डॉट टाउ एन बटेक एन, ये इसका टाउ के बराबर होता है। ये दो टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है, ठीक है, समय अंतराल, दो टक्करों के बीच का समय अंतराल, इससे, ठीक है, दो टक्करों के बीच का समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल होता है, समय अंतराल होता है, ठीक, इससे हम श्रांतिकाल कहते हैं। दो टक्करों का समय अंतराल होता है, क्या होता है? दो टक्करों के बीच का समय अंतराल होता है, ठीक है, और इसे हम श्रांतिकाल यानी रिलैक्सन टाइम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसको लिखते हैं वी डी इक्वल टू, ठीक है, तो जो उसमें जो हमारे उसमें भी वेग वो हमारा 0 हो गया, और ये हमारा क्या? ये हमारा ए, इसमें ए था ना, ये क्या? ये पूरा हमारा टाउ हो गया, तो ये ए हमारा टाउ, यानी कि वी डी इक्वल टू क्या? ए टाउ, ठीक है। हमने ये ए हमारा क्या? ये ए हमारा है एक्सलरेशन, यानी कि ये हमारा त्वरण है। तो हमने त्वरण का मान क्या निकाला था? हमने त्वरण का मान निकाला था, ठीक है, त्वरण का मान निकाला था वी डी बराबर क्या? त्वरण का मान निकाला था ई वी बटे एम एल। तो लिखेंगे ई वी बटे का एम एल, है ना, ब्रैकेट कर लो, ये हमारा टाउ। क्लियर? ठीक है, तो वीडियो ई वी बटे एम एल, ये हमारा टाउ हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यह हमारा अनुमान वेग, ठीक है, ये हमारा अनुमान वेग, ठीक है, तथा विभवांतर के बीच संबंध है। इसको हम कह सकते हैं यह अनुगमन वेग, किसके? अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा विभवांतर, विभवांतर के बीच का क्या है? बीच का संबंध है, बीच का क्या है? संबंध है। अब जो हमारे वी डी का मान आया है, इस हम वी डी के मान को हम क्या, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, जो हमारा था आई बराबर एन ई ए वी डी था। तो जब हम समीकरण इस में इसका मान रखेंगे तो क्या होगा? आई बराबर एन ए, और ये वी डी का मान क्या है? तो लिखेंगे ई वी एम एल, और ये हमारा क्या? ये हमारा टाउ, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे? तो इसको हम लिख लेंगे आई बराबर, ठीक है, तो आई एन, आई एन ई स्क्वायर, ये ए, ठीक है, ये वी और ये टाउ ना, और बटे का हमारा एम एल। हम वी को नीचे ले आएंगे तो आई बटे का वी होगा, ठीक है, तो ये एन ई स्क्वायर, ये ए, है ना, और ये टाउ, ये हमारा एम एल। इसको पलटेंगे तो जब इसको हम पलट देंगे तो ये होगा वी अपान का, ये हमारा हो जाएगा आई, ठीक है, तो ये जब ये पलटेंगे ये भी पलटेगा, तो होगा एम, ये हमारा एल, ये एन, ये ई स्क्वायर, ये हमारा ए, ये हमारा टाउ, ठीक है। और बी अपन आई क्या होता है? बी अपन हमारा आई होता है क्या? बी अपन आई हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा आर। क्या होता है? ये हमारा होता है, एक सेकेंड, ये बात समझ आ गई? बी अपन आई एम एल एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, तो ये हमारा होता है एम एल, ठीक है, ये एम एल बटे का एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, जो हमारा ये होता है, ठीक है, तो ये होता है ए, ये हमारा है एक एक निश्चित, एक निश्चित ताप पर, ये निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ठीक है, दिए गए दिए गए दिए गए तार तार का एक क्या होता है? एक एक नियतांक, क्या होता है? नियतांक आर, ठीक है,
होता है। यानी कि एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ किसके बराबर, ये हमारा आर के बराबर है। तो इसके बराबर क्या है, इसको हम आर आर लिख देंगे ना। यानी जो एम एल बटे एन ई ए स्क्वायर टाउ, ये क्या, ये हमारे आर के बराबर है। ये एक निश्चित ताप पर दिए गए तार का एक नियतांक, ठीक, आर होता है। तो ये हमारा आर के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, वी अपान आई इक्वल टू आर। ठीक है, तो यही क्या, यही हमारा है ना, ये क्या है, तो यही हमारा क्या, यही हमारा ओम का नियम है। क्लियर।